दोस्तों, दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के नाम आते हैं। ये कंट्रीज ना ही सिर्फ मिलिट्री में सबसे आगे हैं बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी पूरी दुनिया से चंद कदम आगे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी पावरफुल कंट्रीज भी अफगानिस्तान जैसे छोटे और कमजोर मुल्क से बार बार हार रही हैं? आखिर अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि दुनिया की ताकतें इससे उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाती हैं? और सबसे बढ़कर रशिया, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम का इस बंजर जमीन में क्या इंटरेस्ट था? लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफगानिस्तान ने ज्यादातर अरसा गैर मुल्की लोगों से लड़ने में गुजारा है। यहाँ पे कब्जा जमाने की हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले 522 BC में पर्शियंस ने इस जगह पे हमला किया था, लेकिन उनका कब्जा 2 सालों से ज्यादा ना चल सका। उसके बाद 331 BC में अलेक्जेंडर, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया था, उसने भी अफगानिस्तान पर हमले किए, लेकिन वो भी 7 सालों से ज्यादा अपनी हुकूमत ना जमा सका। मुगल एम्पायर, मंगोल एम्पायर और सिख एम्पायर ने भी अलग अलग वक्तों पर इस जगह पर हमले किए। सिर्फ मंगोल एम्पायर यहाँ पे 2 साल तक टिके, जबकि सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर ने 1 साल में ही अपने हाथ निकाल लिए। जब ब्रिटिश हुकूमत ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तक ब्रिटिश हुकूमत का ही कंट्रोल था। अफगानिस्तान में उन्होंने 3 बार अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से एक बार भी कामयाब ना हो सके। 1971 में सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। 9 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद रशिया को भी अपने ट्रूप्स यहाँ से निकालने पड़े। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिकन के बीच में सिविल वॉर चल रही थी और अफगानिस्तान की तरफ से हार मिलने की वजह से पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का गलत इंप्रेशन गया। अभी सोवियत को यहाँ से निकले सिर्फ 12 साल ही हुए थे कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात तो ये है कि इस जंग में न सिर्फ अमेरिकन बल्कि पूरी नेटो ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड समेत 13 अलग अलग पावरफुल कंट्रीज थी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस जंग को अकेले ही लड़ रहा था। अफगानी तालिबान के खिलाफ 20 साल ये जंग चलती रही, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि 2021 में अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से निकालने के लिए भी अमेरिकन को तालिबान के साथ डील साइन करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 साल इस जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को कंट्रोल कर रही थी। अफगानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा ही बड़ा है, जबकि उनकी पॉपुलेशन यूएस नेशन कैलिफोर्निया से भी कम है। इतना छोटा मुल्क अपने से 2 गुना बड़े और ताकतवर मुल्क से कैसे हमला करता रहा? इसके कई सारे जवाबात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन में छुपा हुआ है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, उसमें उज़्बेक्स, ताजिक्स और पख्तून शामिल हैं। इसका पूरा बॉर्डर खुद अफगानिस्तान में नहीं बल्कि खुद गैर मुल्की ताकतों ने 8 से 20 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की यहाँ बसने वाली ट्राइब्स के सामने कोई हैसियत नहीं थी। इसके साउदर्न बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे पश्तून कई 100 सालों से रह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पश्तून अफगानिस्तान से ज्यादा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर बनने से पहले वेस्टर्न पाकिस्तान और साउदर्न अफगानिस्तान में पश्तून का बसेरा था। इन पश्तून्स की आधी फैमिली पाकिस्तान में तो आधी फैमिली अफगानिस्तान में रहती थी। लिहाजा जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ का बॉर्डर डिवाइड किया तो इसकी इन पश्तून्स के सामने कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये बॉर्डर महज एक इमेजिनरी लाइन जैसा था। जैसे बॉर्डर डिवाइड होने से पहले वो लोग एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, वैसे ही बॉर्डर डिवाइड होने के बाद भी वो एक दूसरे से मिल लिया करते थे, क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। इसीलिए इस बॉर्डर को कंट्रोल करना अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत चैलेंजेबल रहा है। ड्यूरेंट लाइन से पहचाने जाने वाला ये बॉर्डर 124 किलोमीटर लंबा है, जिसमें भी कम से कम 300 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ ड्रग्स, वेपन और मिलिट्री की स्मगलिंग बहुत कॉमन है। अफगानिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट भी आसानी से यहाँ आ जाते हैं और अपनी मिलिटेंट्स तैयार करके वापस ले जाते हैं। इन सब वजूहात की वजह से ही द ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर कहा जाता है। अफगानिस्तान का मैप देखा जाए तो ये एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, यानी इस पर अगर किसी को जमीनी रास्ते से घुसकर हमला करना हो तो उसे पड़ोसी मुल्क से मदद लेना पड़ती है, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा भी जाए तो हमला आवर को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना भी करना पड़ता है। याद रहे, बेशक अफगानिस्तान कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ियों की हार्श कंडीशन की वजह से है, जिन्हें हिंदू कुश माउंटेन रेंज कहा जाता है।
ये रेंजेस इतनी खतरनाक और ऊंची हैं कि यहाँ सर्वाइव करना और क्रॉस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान के तकरीबन 75 हिस्से को कवर किए हुए हैं, जबकि पूरे कंट्री की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा एरिया 2000 मीटर तक ऊंचाई पर है। ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का काम देती हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के लिए तो अनजान है, लेकिन यहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो मिलिटेंट्स ने पहाड़ियों पर छुपकर पासेस से गुजरने वाले रशियन टैंक्स और ट्रूप्स पर हमला करके पहाड़ों की गारों में जाकर छुप जाते थे, जहां इनको ढूंढना नामुमकिन हो जाता था। कई बार तो मिलिटेंट्स सारे के सारे रोड्स और पासेस को भी उड़ा देते थे। इससे रशियंस कई महीनों तक आगे नहीं बढ़ पाते थे। हिंदुकुश माउंटेन रेंज जहां एक तरफ लोगों को रोकती हैं, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स और सप्लाईज को भी ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। वहाँ अलग अलग वैलीज हैं जिनमें दर्जनों ट्राइब्स बसते हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों की वजह से ट्राइब्स का आपस में भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक वैली से दूसरी वैली पे जाना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इन ट्राइब्स ने इन वैलीज के बीच में ही अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। उनके अपने कानून हैं और ज्यादातर ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी भी खुद ही करते हैं, और यही वजह है कि काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। जाहिर है जब अफगान सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन मसलों के सामने बेबस रहती है तो बाहर से आने वाली मिलिट्री पावर्स यहाँ कैसे अपना होल्ड बरकरार रख सकती हैं। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगान सिटी खोस्ट अपना मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हुई। ये बेस एक वैली में बनाई गई थी जिसके चारों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। इसी चीज का फायदा उठाकर अफगान मिलिटेंट्स ने पहाड़ों पर अपना डेरा डाल लिया था और पूरे सोवियत बेस को चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि ये मिलिटेंट्स उन्हीं बेस पर थे तो वैली पर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सोवियत मिलिट्री बेस का पूरा नेटवर्क सप्लाई टूट गया और अब वो सिर्फ एयर सप्लाई पर डिपेंडेंट थे, जो कि सोवियट्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। अफगान मिलिटेंट्स की ये स्ट्रेटजी सिर्फ सोवियट्स को ही हराने में नाकाम नहीं थी। 2001 में जब अमेरिकन ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की तो तमाम नेटो कंट्रीज के 1,30,000 फोर्सेस को अफगानिस्तान में बाय एयर भेजा गया, लेकिन इतने ज्यादा फोर्सेस के लिए रेगुलर सप्लाई एमिनेशन, टैंक्स और ड्रग्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए भेजा जाता था। अफगान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि यूएस के लिए खैबर पास कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो पहाड़ों पर रहकर ट्रक्स पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हत्ता के 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक नाजुक हिस्से को ही तबाह कर दिया। जब उन्हें अमेरिकन फोर्सेस से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते और नेटो कंटेनर्स को खैबर पास क्रॉस होने से पहले ही जला देते। नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद भी ली। वहाँ के कई लोकल्स को भी इस जंग में हिस्सेदार बनाया। बेशक कई मकामात पर उनको कामयाबी भी मिली। पूरी 20 साला जंग का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यूएस सिर्फ 15% अफगानिस्तान को होल्ड करता था। एक एस्टीमेट के मुताबिक यूएस ने अफगानिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में टोटल $2.3 ट्रिलियन बहा दिए, यानी सिर्फ एक दिन में यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फोर्सेस पे $300 मिलियन खर्च करता था। इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बाद भी जब 85% पर तालिबान का होल्ड बरकरार था तो यूएस ने यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। अब ये बात तो हम सबको समझ में आ गई कि अफगानिस्तान की डेंजरस पहाड़ियाँ और उनमें मौजूद अनगिनत सीक्रेट गारें और यहाँ पे मौजूद आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज, गैर मुल्की ताकत यहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिक सकती। लेकिन घूम फिर कर हर कोई अफगानिस्तान को ही कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इस बात का जवाब भी हमें अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउदर्न एशिया और मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अफगान के मामलात कंट्रोल में हो। जाहिर है जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा वो इन रीजन्स के लिए भी बहुत खास होगा। यही वजह है जब भी कोई पावर अफगानिस्तान में अपना होल्ड बनाना चाहती है तो दूसरी पावर यहाँ मिलिटेंट्स को फंड करके, उनकी हेल्प करके उनकी पावर को खत्म करना चाहती है। तो आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।